नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, जहां पे आज 14 अप्रैल है और बाबा साहब की जयंती जो है पूरे विश्व में मनाई जा रही है। और इसी कड़ी में यहां भी पार्लियामेंट स्ट्रीट पे भी जो है लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं और मना रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के ये राष्ट्रीय महासचिव हैं। सर, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम दिनेश खांडा है और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ जी। और ये प्रदीप गांधी जी हैं, प्रधान महासचिव हैं। अच्छा। और ये भाई है अपने मिशन से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम ठीक जी। सर, ये जो 14 अप्रैल है हम लोग हर साल मनाते आ रहे हैं और हर साल हम लोग मनाते हैं बड़ी हर्षोल्लास के साथ। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दलित समाज का जो है विभाजन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। क्या वजह है? सर, वजह सिंपल है। हम लोग ऐसे ही बाबा साहब का जन्मदिवस मनाते रहेंगे और ऐसे ही टूटते रहेंगे, क्योंकि सालों से यही चला आ रहा है और यही आगे होता रहेगा। आगे इससे भी बुरा होने वाला है, ये आप ध्यान रखना। अगर हम लोग एक नहीं हुए तो आगे इससे भी बुरा हाल होने वाला है। नहीं, वजह के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारा चैनल है सत्य संवाद। हम सत्य की खोज के लिए निकलते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसका वजह क्या है। जो हमारा समाज बिखर रहा है आज, उसका वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ एक है। जितने भी हमारे दलित समाज के, जो भी, हमारी तो खैर कोई पहचान नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे दलित समाज के बड़े बड़े नेता हुए हैं राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, वो लोग एक समय संघर्ष के बाद वो लोग अपनी जो गतिशीलता बना के रखनी चाहिए थी, वो लोग नहीं रख पाते। या तो वो बिक जाते हैं, या वो टूट जाते हैं, या छद्म उसमें चले जाते हैं। अब आप देख लीजिए, मैं आपको नाम गिना दूँ दलितों के फायर ब्रांड नेता जिनको बोलते हैं, रामविलास पासवान जी, रामदास अठावले जी, बहन मायावती जी, अभी बहुत सारे नेता है साउथ में है, लेकिन इनकी कितना संघर्ष किया इन लोगों ने। बाद में तुम लोगों को क्या हो जाता है भाई, लोकसभा में पहुंचकर तुम लोगों को क्या हो जाता है? तुम लोग क्यों गलत चीज का साथ देते हो? यही सवाल है। आप लोक जनशक्ति पार्टी से हैं, चिराग पासवान, इसके पहले रामविलास पासवान जी थे। इस पे मैं आऊँगा कि ये लोग बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। आज बीजेपी ये कह रही है कि अब की बार 400 पार, और बीजेपी का एक नेता ये भी कह रहा है कि 400 पार हम इसलिए कह रहे हैं कि टू थर्ड से जो है हम मेजॉरिटी में आ जाएंगे और संविधान ही बदल देंगे। और उस संविधान को बदलने वाली पार्टी के साथ आप गलबहियाँ करके चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टी के बारे में? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, चिराग जी की पार्टी जब रामविलास जी थे तो तब पार्टी एक थी, विचारधारा बहुत अच्छी थी, दलितों की विचारधारा थी। अभी पार्टी के 2 टुकड़े हो चुके हैं और मैं जिस पार्टी में महासचिव हूँ वो पशुपति कुमार पारस जी पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पार्टी से महासचिव हूँ। और पार्टी में विभाजन हो गया क्या? ये हाँ जी, पार्टी में ये सभी दलितों की पार्टियों का यही हाल है। नहीं, आपकी पार्टी में विभाजन हो गया? विभाजन, हाँ बिल्कुल। तो चिराग पासवान जी की अलग पार्टी है और पशुपति पारस जी की अलग पार्टी है। अच्छा, लोक जनशक्ति पार्टी के दो पार्ट हैं? हाँ जी, हाँ। अच्छा, चाचा भतीजा। हाँ जी, हाँ जी। जब रामविलास पासवान जी थे तब पार्टी एक थी, उनके मरने के बाद में चिराग पासवान जी और चाचा भतीजे की पार्टी अलग अलग हो गई है। मैं फिलहाल पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ खेल एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि हम जो जुड़े हुए हैं एक विचारधारा के, क्योंकि बाबा साहब की मुझे और पार्टियों में भी आने के लिए न्योता दिया गया, लेकिन मेरी ऐसी मानसिकता है कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, मैं दलितों की पार्टी में, मुझे दलितों के मूवमेंट पर काम करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं रामविलास पासवान जी की पार्टी से जुड़ा था। उससे पूर्व में मैं रामदास अठावले जी की पार्टी में था। ठीक है, आप भी इस पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? सर, मैं पार्टी से तो नहीं जुड़ा हुआ। मेरा नाम प्रशांत है, मैं ड्यू का स्टूडेंट हूँ और वाद विवाद से भी बहुत जुड़ा हुआ रहता हूँ। मेरा मकसद आज यही था कि जो मेरा एक यूनिक दृष्टिकोण है, एक मौलिक विचार है अम्बेडकर या फिर अम्बेडकर विचारधारा, इन सबको लेकर मैं आपको बता सकूं। असल में जैसे अभी सर बता रहे थे कि दलितों में विभाजन हो जाता है, पार्टी उनकी बात नहीं आगे रख पाती, उसका कारण क्या है? मेरा ये मानना है कि आज़ादी के इतने समय बाद जब अम्बेडकर की विचारधारा को हमें सशक्त करना था, उनकी जो लड़ाई थी कि हमें हमेशा अभिव्यक्ति की आज़ादी या फिर समानता की बात करनी है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई बाधा बना
तो वो दलितों की विचारधारा उनका विभाजन ही बना। मेरा ये मानना है कि अम्बेडकर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब इंटेलेक्चुअलिटी और रैशनलिटी की बात करते थे, तर्क की बात करते थे कि आप तर्क के साथ या किसी रिलीजियस के फेथ पर मत मानो, अपने तार्किकता के साथ जो बुद्ध कहते थे उस विचारधारा को आगे प्रमोट करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि दलित समुदायों ने आगे जाकर अम्बेडकर को उस रैशनलिटी के जगह एक कल्चर टाइप से जोड़ दिया। आज भी हम देखते हैं कि जब 14 अप्रैल को चीज़ें मनाई जाती है तो लोग डांस कर रहे हैं, गाने पे नाच रहे हैं या फिर इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक कल्चर चलना चाहिए था, विचारों का आदान प्रदान करने का मंच, स्पीचेस चलना चाहिए था, यूथ जो बच्चा है उसको पता होना चाहिए। हम संविधान तो बचाएंगे लेकिन संविधान पढ़ तो लें पहले, मौलिक अधिकारों को तो पढ़े तो सही, क्या चीज़ बदली जा रही है। जो बीजेपी कह रही है कि 400 पर आके हम संविधान बदल देंगे, या फिर जो वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है जो कि सेक्युलरिज्म जो हमारे संविधान का मूल ढांचा है उसके खिलाफ है, तो उसके हम कैसे बचा सकते हैं। उसका कारण यही है कि दलितों में विभाजन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने रैशनलिटी के, और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो हमारे लीडर्स का है। हमारे लीडर्स ने इस विचारधारा को प्रमोट नहीं किया। आज कितने दलित लीडर, हम अम्बेडकर की बात करते हैं, मैं पूछना चाहूँगा देश में अम्बेडकर के बाद दलित समुदाय से कौन सा बड़ा लीडर बना जिसकी जो इमेज थी वो अम्बेडकर के बराबर हो? कोई बना पाया? हमारा दूसरा एक दलित लीडर नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि हमने जिस शिक्षा की बात हमें आगे लेकर चलनी थी उसकी जगह हमने कहा कि ठीक है हम ब्राह्मणवाद या फिर ब्राह्मणिज्म जैसी जो चीज़ें थी उनको नहीं मानेंगे, लेकिन हमने अपने अंदर ही इन कंसेप्ट को दूसरे नाम के साथ शुरू कर दिया। इसके साथ मैं जोड़ देता हूँ कि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएँ थी, हम बाबा साहब का जो है यहाँ पे मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब जो प्रतिज्ञा लिए थे, 22 प्रतिज्ञा जो लिए थे कि हम इन देवी देवताओं को नहीं मानते और तमाम तरीके की 22 प्रतिज्ञा उनकी थी, है ना, हिंदू रिलीजियस के खिलाफ थे। क्योंकि बाबा साहब यही बोलते थे कि ये जो है ये जो धर्म है हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है, तो इसको बाबा साहब ने लात मार दिया था। लेकिन हमारे लोग, अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99% इसमें आप जाके सर्वे कर लीजिए, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं जानते और नहीं मानते हैं। देखिए, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, बाबा साहब ने कभी भी किसी धर्म के, हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म, किसी धर्म के खिलाफ नहीं रहे। आप ये सब गलत बोल रहे हैं। बाबा साहब कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं रहे। उन्होंने ब्राह्मण का कभी एक सेकंड, उन्होंने ब्राह्मण का कभी विरोध नहीं, उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे। लेकिन हम लोग, जो छोटे भाई ने बताया, ये सच्चाई है। हिंदू देवी देवताओं का विरोध किए थे बाबा साहब? बिल्कुल किए थे। अच्छा, वो इस वजह से किया था क्योंकि मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी। क्या जिस टाइम पे ब्राह्मणवाद जो हमारे साथ हो रहा था, जैसा हमारे साथ हो रहा था, बहन बेटियों के साथ जो अंदर हो रहा था, जो कि हरि का जन हमें नाम दिया गया उल्टे सीधे, तो इन सब चीज़ों को, हाँ, देवदासी प्रथा भी, इन सब चीज़ों देख के जब वो भगवान बैठा हुआ, जो मिट्टी का भगवान हमारी नहीं सुन रहा ना, तो बाबा साहब ने इसलिए बोला था हमें घुसने की इजाजत नहीं है, पानी पीने की इजाजत नहीं है हमें, नदी पे कुत्ता पी सकता है और जानवर पी सकते हैं। बाबा साहब ने ये माहौल जानबूझकर बनाया जा रहा है, चाहे वो सरकार बनाए या मीडिया के माध्यम से बनाया जाए, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में सभी समाज के लोग आज भी अमन चैन से रहना चाहते हैं, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया गया है कि ये जातिवाद, वो जातिवाद, 400 पर 800 पार, ये हिंदू धर्म, अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान में अनगिनत जातियां हैं, अनगिनत धर्म है, अनगिनत तरह के लोग हैं। आप क्या सोचते हैं ब्राह्मण समाज में अच्छे लोग नहीं हैं? अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो दलितों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी सोच वाले भी हैं। मैं खुद बताता हूँ, मेरे गुरु ब्राह्मण रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा इस चीज़ को आगे दिया कि नहीं, अभी दलित समाज के वर्ग पर अभी काम करने की जरूरत है। ऐसी सोच वाले भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। और दलितों के अंदर भी ब्राह्मणवादी लोग मिल जाएंगे। और आज यहाँ पर आप देखिए कितने बड़े स्तर पर प्रोग्राम किया जा रहा है, लेकिन आज के दिन क्या मनाया जा रहा है? आज नवरात्र मनाए जा रहे हैं सबके घरों में। और मैं तो जिस समाज से आता हूँ, मैं तो खुला दावे से कहता हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ। हमारे समाज का यहाँ पर मुश्किल से ही कोई प्रतिनिधित्व होगा, सारे माई की पूजा में लगे हुए हैं। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि देखो समाज बढ़ रहा है, हमारा समाज भी बढ़ रहा है, मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, आगे वो भी समझ रहे हैं बाबा साहब को। मेरी बेटी ने भी फ़ोन करके मुझे बोला बाबा साहब की बहुत सारी फ़ोटो लाना, मैं अपने स्टडी रूम में लगाऊंगी। तो समाज तो देखो जागरूक हो रहा है, ऐसे बच्चे हैं वो जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य यही है, यही कुछ करेंगे। लेकिन संगठित नहीं है, ना आगे कुछ होने का चांस है। तो उसका भी एक रीजन है संगठित क्यों नहीं है। जैसे कि अभी ओलंपिक के अंदर जितने मतलब अपना एक वो भाला फेंका था, क्या नाम था उसका? नीरज चोपड़ा जी, उनको सबने सपोर्ट की। सुमित बाल्मी को किसने सपोर्ट की? क्या वो अच्छा खिलाड़ी नहीं था या हिंदुस्तान के लिए मेडल नहीं लेके आया? मैं खुद रेसल चैंपियन हूँ, 25 गोल्ड मेडल मैंने मार रखे हैं।
आज तक सिर्फ मैं एक दलित समाज से होने के नाते इसलिए मुझे कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। नहीं तो एक गोल्ड मेडल मारने के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है। मैं हिंदुस्तान का नाम रोशन बहुत बार करके आया हूँ सर। इंटरनेशनल प्लेयर है कि ये भी विश्व की मतलब बाहर जाके विदेश में जाके भी नाम रोशन करके आए, इन्हें क्यों नहीं तरक्की कराएगी? 10,000 रुपये का भी नाम देते तो शायद अच्छा लगता ना। हाँ, इसके पीछे का वजह क्या है और इसके पीछे के वजह के पीछे हम लोग खड़ा क्यों नहीं होते हैं, जरा बताएंगे? हाँ, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी बताया कि यूथ जागरूक नहीं है। और दूसरी बात, समुदाय, इस दलित समुदाय के साथ सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? रिजर्वेशन से या किसी से भी जो भी यहाँ पे कामयाब हो जाता है वो अपने समुदाय से कन्नी काट लेता है। वो यहाँ के लीडर बनने की जो अपॉर्चुनिटी है उसको नहीं लेते हुए अपनी जो जिम्मेदारी है उसको नहीं समझता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं समाज में जाऊँगा तो मैं बाकी की जो सोसाइटी, जो एलीट समुदाय है, जो बाकी के जो लोग हैं उनसे नहीं जुड़ पाऊँगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारी समुदाय के लिए। लेकिन अब ये बदल रहा है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर लेवल पर भी अभी हम देखते हैं कि जो जाकिर हुसैन के कॉलेज है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, हालांकि उनको निकाल दिया गया, लेकिन वो दलित राइट्स की बात करते हैं, ओबीसी और SC/ST के एक तरीके संगठन की बात कर रहे हैं। हम जैसे अभी यूट्यूब पर हम देखते हैं अशोक कुमार पांडे जैसे नाम है हमारे सामने, जो ब्राह्मण है लेकिन दलित विमर्श की बात कर रहे हैं। तो जो वंचना का जो शिकार जो रहा है हमारा दलित समुदाय, उसके बाद भी हमारे अंदर जो जागरूकता है वो समय के साथ आ रही है। क्योंकि आज के समय जैसे सोशल मीडिया है, अगर गोदी मीडिया का दौर चल भी रहा है तो हम क्या करेंगे, फ़ोन लेके लेंगे, बाइक लेंगे, निकल जाएंगे रोड पे, लोगों के विचार सुनेंगे। तो आज हमारे पास विकल्प है, लेकिन हमें उस विकल्प को यूटिलाइज करना पड़ेगा। हमें कम से कम रोड पे निकलना तो पड़ेगा, सवाल तो पूछना पड़ेगा। अगर 14 अप्रैल का अगर ये पूरा समारोह हो रहा है तो यहाँ पर आना पड़ेगा। कोई आपके घर पे नहीं आएगा कि आपकी बताओ समस्या क्या है, आप कहाँ पर हार रहे हैं, या फिर आपको क्यों खेलों में, राजनीति में, पढ़ाई में आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। इन सब का सवाल हमें खुद समझना पड़ेगा। क्योंकि अब वो बात थी ना, अंबेडकर जी ने जो हमें रास्ता दिखाया था वो क्या था कि आप शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि अंबेडकर जी दोबारा से आएंगे या फिर कोई हमारे लिए अवतार लेगा। नहीं, उन्होंने कहा था अपना दीपक स्वयं बनो, जो बुद्ध की भी विचारधारा है। जब तक हम स्वयं से अपने अनुसार अपनी चीज़ों को आगे नहीं रखेंगे, उसको नहीं समझेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। जैसा भी मैं बताता हूँ, NCRB की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, SC/ST के और महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है वो देश में बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी में, राजस्थान में। अभी देखा था स्कूल में, अलवर की रिपोर्ट है, वहाँ पे एक बच्चा जो उसने पानी ले लिया था स्कूल में, उसको पीट दिया गया वहाँ पे। आज भी देश के अंदर ऐसा हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है? क्या अंबेडकर जी को आज सिर्फ दलितों का नेता क्यों बना के रख दिया गया? मैं पूछना चाहता हूँ, अमेरिका के अंदर ब्लैक के राइट्स के लिए जो अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने सबके लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है, उनको राइट्स दिलाया। आज अमेरिका का चाहे वो वाइट हो, ब्लैक हो, एलीट कम्युनिटी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, सब उनकी बात मानते हैं। या फिर नेल्सन मंडेला को अफ्रीका में देख लो, पूरा समुदाय उनका सम्मान करता है। लेकिन भारत के अंदर क्यों अंबेडकर को सिर्फ दलितों का नेता या दलित उनका सम्मान करेगा? ऐसा क्यों करा गया? क्या उन्होंने महिलाओं के लिए काम नहीं किया? अंबेडकर जी ने ऑल इंडिया जो एम्स है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसको बनाने में भूमिका निभाई। अंबेडकर जी ने प्लानिंग कमीशन को बनाने में भूमिका निभाई। अंबेडकर जी ने लेबर राइट्स की बात करी। अंबेडकर जी ने महिलाओं की राइट्स करी, हिंदू कोड बिल की राइट की बात करी। रिजर्व बैंक जो उनके बुक थी प्रॉब्लम ऑफ रुपीज के बेस पे बना गया। इतने सारी चीजों को बनाने के बाद भी किसी एक व्यक्ति को एक समुदाय के साथ जोड़ देना इस देश का दुर्भाग्य है। और थोड़ी यूज करता है सब चीजों को। हाँ, वो रैशनलिटी जो हमें सिखा के गए कि भाई किसी भी चीज को मानना नहीं है, हम असर्शन, इमोशन, अपील पे नहीं चलेंगे। और पोस्ट ट्रुथ के समय में आज पे क्या किया जा रहा है कि लोगों को ये दिखाया जाता है कि देखो भाई, दलितों को तो जो क्या कहते हैं शोषण हुआ ही नहीं था, हम तो खुद शोषण का शिकार थे, मुस्लिम इन्वेडर्स ने हमारा शोषण किया, उसके वजह से हमने किया, आपका तो शोषण ही नहीं हुआ था, हमारे तो कोई टैक्सेस खराब नहीं थे। यहाँ पर जैसे सर ने बोला कि ब्राह्मण से दिक्कत नहीं है, ब्राह्मणिज्म से दिक्कत है। कि जब तक अगर दलित समुदाय के लोग भी आज ऐसा करते हैं कि हम कोई इंटेलेक्चुअल या कोई स्पीच, कोई अंबेडकर जी के विचार को आगे प्रमोट नहीं करेंगे, हम 14 अप्रैल का मंच सजाएंगे, गाना बजाएंगे, जय भीम करेंगे, नाच के घर चले जाएंगे, तो इससे कुछ सुधार नहीं आने वाला। ये अपने आप में ब्राह्मणिज्म की सोच है। तो वो जो बात थी ना कि ये जो जय करते हुए पहुंच जाते हैं, ये हमेशा गुलामी की मानसिकता है कि जय संविधान और जय भीम, ये भी अपने आप में एक दिन गुलामी की मानसिकता बन सकती है अगर हम उस पर काम ना करें, अंबेडकर जी को रियली में ना पढ़े। और यही बात होती है जो ये जो एलिट समुदाय ये करता है। ये क्या करता है? दलितों को कहता है अंबेडकर जिंदाबाद। भाई दलित जो होते हैं वो लुभाव में आ जाते हैं, अंबेडकर की बात कर रहा है, वोट दे देते हैं उसको, और बाद में कोई उनका काम नहीं करता। जैसे वाल्मीकि एयरपोर्ट बनाया गया हाँ, अयोध्या में, एक भी एम्प्लॉय नहीं है। सिंपल सा मैं तर्क बताता हूँ आपको, हमें कहाँ चेंज करना चाहिए। हमें आज़ादी के बाद से ऐसा नहीं है दलित जागरूक नहीं हुआ है, लेकिन दलितों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारी आरक्षित सीटें हैं, चाहे लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की, वहाँ से हमारे नेता जीत कर तो आते हैं, लेकिन अंदर जाकर वो तिलक लगाकर वो वहाँ के हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा यूथ है, जो बच्चा पढ़ लिख कर आगे आ रहा है, उसको ये चीज़ में बदलाव लाना चाहिए कि आप जिस दलित नेता को चुन रहे हैं
वो बदल लेना, क्योंकि आज़ादी के बाद से यही चला आ रहा है। दलितों के लिए ढिंडोरा पीटते हैं कि हम काम करेंगे, हमारे ही दलित में चाहे बड़े बड़े नेता रहे हों, लेकिन वो वोट ले लेते हैं ये चीज़ बोल करके, हाँ हम दलितों के लिए हक के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो दलित नेता हो चाहे संगठन हो। यहाँ पर भी दुनिया भर के संगठन है, लेकिन एक टॉप लेवल पर आकर वो अपनी मानसिकता को बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं। इस भ्रम को तोड़ना होगा, और इस भ्रम को आज इस युग में, इस सदी में, इस युग में तो ऐसा नहीं है कि असंभव है, संभव है, लेकिन हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें उनका त्याग करना पड़ेगा जो आज़ादी से अब तक दलित नेता या दलित संगठन हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सिंपल सा बनना है। जी बिल्कुल, इनका कहने का यही मतलब है कि जो दलित नेता इस समाज को जो बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं उनके झांसे में नहीं आना है, हमें अपने सूझबूझ से जो है काम लेना है और इस पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद से बचते रहना है, तभी जाकर के इस समाज का भला हो सकता है।